एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों कनेक्टेड है। दोनों कनेक्टेड है का मतलब ये हुआ कि पहले तो वही फंडा याद रखो, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज जब भी पढ़ो राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट को अलग अलग करके पढ़ो। हालांकि दोनों हार्ट अलग नहीं होते हैं, हार्ट तो एक ही होता है बॉडी में, लेकिन एक नेमोनिक और ट्रिक की फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो राइट साइड का हार्ट जो होता है ना, उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। लेफ्ट साइड के हार्ट जो होता है उसकी प्रॉब्लम होंगी तो उसके सिम्टम अलग होंगे। तो इस वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि दोनों हार्ट को अलग अलग मान के अगर आप डिजीज की स्टडी करोगे तो इजीली सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो पहली तो बात ये कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में जो डिफेक्ट था वो सेप्टम में था, लेकिन एट्रियल साइड के सेप्टम में। तो यहाँ पर ऐसे ब्लड जा रहा था लेफ्ट टू राइट, ये शंट था। लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में जो प्रॉब्लम है वो इस वाले सेप्टम में है, वेंट्रिकल की तरफ के सेप्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे और देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ना, वो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, मोस्ट कॉमन। अच्छा, ओवरऑल मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो अलग आंसर हो जाएगा, वाइवा हो, AIPGET का एग्जाम हो या कोई और चीज हो। ठीक है ना, तो आंसर बदल जाता है। अगर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया। बट अगर आपसे कोई सियानोटिक, मोस्ट कॉमन सियानोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात करेगा तो टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, फिर आंसर वो हो जाएगा। तो ये आपको अंदाज आना चाहिए लैंग्वेज समझने की, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पूछ देखा हमने और फट से टिक लगा दिया, है ना। तो ऐसा नहीं हो, एग्जाम में भी अच्छे से आंसर करना है वाइवा के दौरान। एनीवे, तो इनिशियली आप नजर डालो इस हेडिंग पर जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो मैंने कहा ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है न्यूबॉर्न की। अच्छा, सिंपल सा जब नाम जो डिजीज का है वैसे ही इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसमें एक कम्युनिकेशन बन जाता है किसके बीच में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में। अब मैंने आपको यहां भी बना के दिखाया था ऐसे। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल जो हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है ऐसे। तो ज्यादातर जो केस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस, VSD के जो डिफेक्ट होता है वो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम के मेम्ब्रेनस पार्ट में। ठीक है ना, तो वेंट्रिकुलर सेप्टम में दो पार्ट होते हैं, एक मेम्ब्रेनस और एक मस्कुलर। तो ज्यादातर 4 केसेस में डिफेक्ट मेम्ब्रेनस पार्ट में रहेगा और कुछ केसेस में मस्कुलर पार्ट में डिफेक्ट होता है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की डेफिनेशन और उसका जो मतलब है वो तो समझ में आ गया होगा आपके। तो ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है और ये एट्रिया है। ठीक है ना, इसकी हीमोडाइनमिक्स क्या होती है, मींस किस तरह से फ्लो करता है ब्लड VSD के टाइम पे, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लड जो फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था जब हम लोग ASD पढ़ रहे थे, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार ASD फिर देख लेना। तो ASD में क्या हो रहा था, यहाँ से इधर जा रहा था ब्लड, ठीक, और ये लेफ्ट साइड है पेशेंट की, ये राइट साइड है। ऐसे ही वेंट्रिकल में भी होगा, लेफ्ट टू राइट ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। ऐसा होगा सिस्टोल के टाइम पे। जब भी सिस्टोल का नाम है, दो बातें आपको याद रखनी है, सिस्टोल इज इक्वल टू और डायस्टोल, डायस्टोल इज इक्वल टू। सिस्टोल में हम हमेशा याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्शन प्लस कॉन्ट्रैक्शन प्लस इजेक्शन, इजेक्शन को मैं ई लिख दे रहा हूं, और डायस्टोल का मतलब होगा रिलैक्सेशन प्लस एफ, एफ का मतलब फिलिंग। जब डायस्टोल की स्टेज होती है, चाहे वो एट्रिया की हो चाहे वेंट्रिकल की हो, तो उस वक्त रिलैक्स हो रहे होते हैं कार्डियक मसल फाइबर, और वॉल्यूम चैम्बर का, हमारा हार्ट का चैम्बर का वॉल्यूम जो ब्लड होता है ना वो ऑक्यूपाई करता है, नया ब्लड आता है, फिलिंग हो रही होती है।
डायस्टोल के टाइम पे, और सिस्टोल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है कार्डियक मसल फाइबर का, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पुच्छ से पिचकारी निकल के या तो पल्मोनरी एओर्टा में जाएगी या फिर सिस्टेमिक एओर्टा में। जिस तरफ का वेंट्रिकल होगा वो उस तरफ के एओर्टा में ब्लड भेजेगा। बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल डोमिनेंट होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी नेचुरल है। क्यों होगी? देखो यहाँ का जो ब्लड है ना वो भी इधर आ रहा है ना। मान के चलो हमने राइट वेंट्रिकल को जिम्मेदारी दी थी कि तुम 10 ml ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में भेजोगे, ये जिम्मेदारी हमने दे रखी थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एज्यूम कर लो। और 10 ml ब्लड की जिम्मेदारी लेफ्ट वेंट्रिकल की थी कि तुम सिस्टेमिक एओर्टा में भेजना। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों के बीच में ये होल है, लेफ्ट का ब्लड आ गया राइट में। मान के चलो 5 ml इसका कम हो गया और इसका 5 ml बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ? 15 ml। बाप रे। और यहाँ 5 ml, तो इतना ब्लड एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। अब ये ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकल, तो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स या वेस्कुलेचर में ढेर सारा ब्लड पहुंच गया, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड पहुंच गया, तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा तो ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा। और ये वाला प्रेशर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में। इसीलिए इसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड है वहाँ। तो मोस्ट केसेस में ये मिलती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मोस्ट का ये मतलब हुआ कि अगर 100 केस वीएसडी के आप देखोगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ओपीडी में, कार्डियक पीडियाट्रिक वार्ड में, तो ये 100 केस में से ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 में पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिले, मोस्ट में मिलेगी। तो हम एक रूल अपनी कोचिंग में हमेशा फॉलो करते हैं, 80-20 रूल। इस 80-20 रूल को अप्लाई कर लेना, इसका मतलब है 80% जो इंडिविजुअल होंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के और स्पेशली वीएसडी के, तो 80% में पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलेगी, 20% में नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, ये ज़्यादातर रिलेटेड नहीं होता है अमाउंट ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट, कि लेफ्ट टू राइट शंट कितनी जगह पर बना हुआ है, इससे जुड़ा नहीं होता पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एक भी जगह वीएसडी में एक भी जगह छेद होगा तो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, और 10 जगह होल बने होंगे, 10 जगह से ब्लड इधर को आता होगा तब भी हो सकती है। तो ठीक है ना, अमाउंट से नहीं मतलब है। ओवरऑल हीमोडायनामिक्स आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है आपको फिगर से भी समझाने की। अभी क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सिंपली आप पता लगा सकते हो सिम्टम्स और साइन दोनों का। अगर डिफेक्ट स्मॉल है, ठीक है ना, अमाउंट छोटा सा होल है, पिन पॉइंट होल है, जरा सी बस एक, जैसे इंजेक्शन आपने देखी होगी सिरिंज, उसकी निडल से कितनी पतली सी पिचकारी बाहर निकलती है, एकदम पतली सी, बाल से भी बारीक धार, मान के चलो उतना सा होल है, जरा सा होल है। तो डिफॉक्ट अगर स्मॉल है तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को सिम्टम्स आए, पेशेंट असिम्टोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आप करोगे, मींस जैसे स्टेथो से हार्ट साउंड सुनोगे, तो वहां पर ऐसा हो सकता है मरमर सुनाई दे, स्टेथोस्कोप से ये हो सकता है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप स्मॉल डिफेक्ट तो आइडेंटिफाई कर लोगे, बट सिम्टोमेटिक ना होने की वजह से आप क्लिनिकल फीचर देख कर नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब यही मान के चलो कि डिफेक्ट लार्ज है, तो जब लार्ज डिफेक्ट होगा तब रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होंगे, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगी यानी डिस्निया होगा, फेल्योर टू थ्राइव की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अटैक्स आएंगे उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो एडल्ट तक पहुंच गया हो। साथ में फीडिंग डिफिकल्टीज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। हालांकि फीडिंग डिफिकल्टीज एक एडिशनल सिम्टम है, बट कुछ पेशेंट में, कुछ इंडिविजुअल्स में फीडिंग डिफिकल्टीज भी देखने को मिलती हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब आपने एग्जामिनेशन करना शुरू किया, क्योंकि आपको डाउट हुआ कि इस इंडिविजुअल को, पेशेंट को कंजेनाइटल
हार्ट डिजीज़ है। तो आपने क्या किया, एग्जामिनेशन शुरू किया, तो क्या क्या मिलेगा जब आप एग्जामिन करोगे, तो फाइंडिंग्स आएंगी ना। तो क्या फाइंडिंग होंगी, जो पल्स प्रेशर है, कैसे निकालते हैं पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो वैल्यू आती है ना पेशेंट का, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेज़र करो और डायस्टोलिक मेज़र करो और दोनों को माइनस कर दो, तो जो ये वैल्यू आएगी इट इज़ पल्स प्रेशर। तो ये जो पल्स प्रेशर है ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल उसी उम्र का, उसी जेंडर का अगर आप देखोगे तो उसका पल्स प्रेशर नॉर्मल होगा, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले उस इंडिविजुअल पेशेंट का पल्स प्रेशर वाइड मिलेगा। पहली फाइंडिंग ये मिलेगी आपको। दूसरा, आपको सिस्टोलिक थ्रिल लेफ्ट स्टर्नल एरिया में मिलेगा, सिस्टोलिक थ्रिल। पैन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। तो सिस्टोल में अर्ली सिस्टोल, मिड सिस्टोल, लेट सिस्टोल, कोई सी भी स्टेज हो सिस्टोल की, पैन कंप्लीट सिस्टोल जब हो रहा होगा तो हर स्टेज में मरमर लाउड लाउड सुनाई देगी बहुत आराम से। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इस मरमर की वो होगी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। जैसे स्टर्नम को हमेशा ऐसे टाई की फॉर्म में कंसिडर किया करो, जैसे लोग टाई पहनते हैं। आप एकदम आज से एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो स्टर्नम को ट्रिक की फॉर्म में ऐसे टाई का एक नीचे वाला हिस्सा मान के चलो, इसका ये वाला साइड लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर होगा ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टीथो रखोगे कहीं पर भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इस एरिया में कहीं भी स्टेथोस्कोप रखोगे तो लाउड लाउड मरमर सुनाई देगी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की। क्लियर। और क्या फाइंडिंग मिलेगी इसके अलावा, सेकंड जो साउंड होगी वो लाउड होगी, सेकंड हार्ट साउंड, और वाइडली स्प्लिट मिलेगा। अब मैं फिर से बता रहा हूँ स्प्लिट क्या होता है, कि जो सेकंड हार्ट साउंड होती है ये दो वजह से होती है। दो वाल्व बंद होने से, एक एओर्टिक सिस्टेमिक एओर्टा का वाल्व, और एक कौन सा एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, दूसरा पल्मोनरी एओर्टा। तो इन दोनों को साथ में बंद होना चाहिए, इसको भी और इसको भी, और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, मिली सेकेंड क्या नैनो सेकेंड का भी। लेकिन जब ये कंजेनाइटल डिजीज हो जाती है या हार्ट का कोई ऐसा प्रॉब्लम जो वाल्व से जुड़ा हो, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है कुछ मिली सेकेंड का, इसको हम स्प्लिट बोलते हैं, ठीक है। पहले एक वाल्व बंद हुआ फिर दूसरा बंद हुआ, तो दोनों की साउंड अलग सुनाई देगी ना, तो वाइड स्प्लिट सुनाई देना ये कहलाता है स्प्लिट। पांचवा आपको क्या फीचर मिलेगा, फिफ्थ जो क्लिनिकल फीचर आप देखोगे वो होगा हार्ट का साइज, मॉडरेटली एनलार्ज्ड, और ये दिखेगा कहां पर, CXR में। क्या होता है CXR, शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, चेस्ट एक्सरे। कौन सा व्यू लेंगे हम, मोस्ट कॉमन वाला PA व्यू। AP व्यू उनका लेते हैं जो बेड रिडन पेशेंट है, घूम नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, और भी एक दो कंडीशन और होती हैं जिसमें AP व्यू चलता है। अदरवाइज ऑल ओवर हमेशा PA व्यू, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू चलता है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे से आपको क्या मिलेगा, ये जो हार्ट है ना इसका साइज एनलार्ज हो रखा होगा। ये क्लिनिकल फीचर होंगे ऑन एग्जामिनेशन। देखो ना यहाँ लिखा है मैंने ऑन एग्जामिनेशन, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं ये। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो नॉलेज हमें मिलती है फाइंडिंग निकालने की वो क्लिनिकल पढ़ने से मिलती है। जो क्लिनिकल नहीं पढ़ते वो फाइंडिंग्स निकाल पाए बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट की।